हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी पाठशाला। और आज मैं करंट अफेयर की सीरीज़ में पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीयर स्टारमर। ठीक है, कीयर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला है। जुलाई 2024 में लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पदभार लिया है। इस वर्ष लेबर पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन में 411 सीट 400 प्लस हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। ब्रिटेन में संपन्न आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार के पश्चात भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो कीयर स्टारमर जो हैं ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। क्लाउडिया शिनबाम जो है ना मेक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। मेक्सिको में 200 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार प्रथम महिला राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त हुआ है क्लाउडिया शिनबाम को। ठीक है, तो क्लाउडिया शिनबाम द्वारा अक्टूबर 2024 में शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में नवीन प्रतिनिधित्व। आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका में नागरिक विद्रोह से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, जिसके पश्चात इस राष्ट्र में वामपंथी झुकाव वाले पीपुल्स पावर्स गठबंधन के नेतृत्व में नए राष्ट्र प्रमुख को प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, तो किसको मिला है? राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके को मिला है। ठीक है, अनुरा कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के नेक्स्ट राष्ट्रपति बने हैं। और अंतरिम सरकार की जो प्रधानमंत्री है ना वो हरिणी अमरसूरिया बनी है। हरिणी अमरसूरिया जो है ना वो अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बने हैं। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा कुमार दिसानायके जो है ना वो राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनिस, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार बने हैं मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश में 5 नियमित क्रम की प्रधानमंत्री व अवामी लीग राजनीतिक दल से संबद्ध शेख हसीना को बांग्लादेश की जनता के विरोध व व्यापक हिंसा के कारण 5 अगस्त 2024 के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश को छोड़ना पड़ा। ठीक है, शेख हसीना को। तो उसके जगह कौन बन गए हैं? मोहम्मद यूनिस बन गए हैं अंतरिम सरकार में प्रधान सलाहकार। शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के पश्चात प्रदर्शनकारी समूह ने अंतरिम सरकार के नेतृत्व हेतु मोहम्मद यूनिस का चयन किया है। अंतरिम सरकार की मुख्य सलाहकार परिषद में 16 सदस्यों को शामिल किया गया है। मोहम्मद यूनिस को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था यूनेस्को। और बांग्लादेश में इन्हें ग्रामीणों का बैंकर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रामीणों का बैंकर कहा जाता है मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, तो ये बन चुके हैं शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस। इनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केवन पारेख। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल का मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, तो एप्पल का ना मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है केवन पारेख को। किसका? एप्पल का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है और भारतीय मूल के हैं ये केवन पारेख। नेक्स्ट है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अब तक के सबसे कम आयु के चेयरमैन बनने का गौरव इनको प्राप्त है जय शाह को। और इस पद पर जेतु जय शाह के विरुद्ध किसी अन्य उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया जिससे वह निर्विरोध चुने गए। वर्तमान में जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव हैं। अब आईसीसी के चेयरमैन भी बन चुके हैं जय शाह। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 के अनुसार न भारत के शक्तिकांत दास पूर्व आरबीआई गवर्नर को विश्व के शीर्ष 3 केंद्रीय बैंकर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यह लगातार दूसरा वर्ष है जब भारत के शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड दिया गया है। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर पद से 10 दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, 10 दिसंबर 2024 में इनको आरबीआई से ये हट चुके हैं। तो अब शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड दिया जा चुका है और ये 3 केंद्रीय बैंकर की सूची में इनको शामिल किया गया है। मतलब कि पिछले साल भी शामिल किया गया था और इस साल भी शामिल किया गया है।
प्रबोटो सुबियांटो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांटो भारत सरकार द्वारा इंडोनेशिया के नवीन राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने हेतु वार्ता किया है। ये इंडोनेशिया के हैं प्रबोवो सुबियांटो। ये ना 26 जनवरी को आएंगे, ठीक है, मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के दिवस में ये मुख्य अतिथि रहेंगे। और 2024 में ना मुख्य अतिथि ना इमैनुअल मैक्रो रहे हैं, इमैनुअल मैक्रो रहे हैं। और अभी प्रबोवो सुबियांटो रहने वाले हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये अभी 26 जनवरी को आएंगे 2025 में। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नवीनतम महासचिव नियुक्त किए गए हैं। आशीष खन्ना यह मार्च 2025 में अपना कार्यभार संभालेंगे। यह पूर्व महासचिव अजय माथुर का ना स्थान लेंगे आशीष खन्ना, ठीक है। तो ISA के नवीनतम महासचिव नियुक्त किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और इसका मुख्यालय तो हमारे भारत में है, ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक MD पद हेतु निर्वाचित की गई है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनका नवीनतम कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा, जो कि प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ना IMF की दूसरी बार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दूसरी बार क्या हो गई है, प्रबंध निदेशक निर्वाचित हुई है। अब आगे बढ़ते हैं चर्चित स्थल। तो सबसे पहला है पोर्ट ब्लेयर। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम अब क्या होगा? श्री विजयपुरम होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि देश में गुलामी ब्रिटिश काल के दौरान रखे गए नाम व प्रतीक को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर नाम था तो अब विजयपुरम कर दिया गया है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 26वीं जयंती पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंडमान निकोबार के ना पर्यटन के प्रसिद्ध द्वीपों के जो नामकरण जो पहले हो चुके हैं 2023 में, उसका देखते हैं। हैवलॉक द्वीप का नाम हो चुका है स्वराज द्वीप। ठीक है, किसी को लॉक कर दिया जाएगा तो क्या मांगेगा? स्वराज मांगेगा। शहीद अगर हो जाएगा इंसान तो वो नीला पड़ जाएगा, नील द्वीप। और रॉस बॉस, ऐसे याद रखिएगा, बोस, सुभाष चंद्र बोस, रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। शहीद हो जाते हैं तो नीले पड़ जाएंगे। और अगर लॉक कर दिया गया तो वो स्वराज मांगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों का नाम चेंज किया गया है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। रामेश्वरम, न्यू पंबन ब्रिज इंडियन फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। न्यू पंबन ब्रिज कुल लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर है। और निर्माण ना रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने इसका निर्माण किया है। किसने किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड ने, RVNL ने किया है पंबन ब्रिज का निर्माण। ये रामेश्वरम है। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर न्यू पंबन ब्रिज पर भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है। वर्टिकल लिफ्ट होगा, ये ब्रिज होगा। और ये ना समुद्र में बनाया गया अनोखा पुल। जहाज आते ही, ठीक है, जहाज आएगा ना तो ट्रेनों के समय पर वापस जुड़ जाएगा। जहाज आते खुल जाएगा। ठीक है, जहाज आएगा तो ये खुल जाएगा और ट्रेन आएगी ना तो ये वापस जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साणंद सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपिंग सेंटर साणंद में बनाया गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर बनेगा। सितंबर 2024 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर उत्पादन हेतु बेहतर वातावरण बनाने व निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3,300 करोड़ निवेश की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पूर्व केंद्रीय कैबिनेट द्वारा टाटा इलेक्ट्रॉनिक की 2 सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना हेतु घोषणा हुई थी। इसकी स्थापना ना धौलेरा गुजरात 2026, देखो मतलब जो दो की और हुई है ना, अभी साणंद में तो चालू हो गया है। साणंद में सेमीकंडक्टर उत्पादन हेतु बेहतर वातावरण बनाने के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3,300 करोड़ का निवेश परियोजना स्वीकृति हो चुकी है।
लेकिन और भी दो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना हेतु घोषणा हुई थी। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसके लिए पैसा मतलब चालू हो चुका है, पैसा मिल चुका है सारनाथ के लिए, ठीक है। लेकिन धौलेरा गुजरात में यहाँ पे भी 2026 में परिचालन चालू होगा ऐसा बोला है। और मोरी गांव जो असम है ना, वहाँ पे भी सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई संचालित होगी। धौलेरा गुजरात में और मोरी गांव असम में ना, यहाँ पे भी दोनों जगह सेमीकंडक्टर डेवलपिंग सेंटर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है। यूनेस्को की ना विश्व धरोहर सूची भारत के नवीनतम स्थल 26 जुलाई 2024 नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के बैठक में असम के मोइदम को सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। असम का मोइदम शाही कब्रिस्तान बोला जाता है। मोइदा को शाही कब्रिस्तान बोला जाता है। 43वें विश्व धरोहर स्थल ये होगा। और कहाँ पे है ये? चराई देव शिवसागर असम में है। चराई देव शिवसागर असम में है मोइदम। और ना ये सांस्कृतिक है, चराई देव शिवसागर असम में स्थित है। और ना ये ना सांस्कृतिक स्थल है। मोइदम विश्व के धरोहर सूची में शामिल होने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है एवं पूर्वोत्तर का तीसरा स्थल है, ठीक है। मतलब ये विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है एवं पूर्वोत्तर का तीसरा स्थल है। सांस्कृतिक का पहला है और पूर्वोत्तर का तीसरा है। इससे पूर्व काजीरंगा और मानस वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र की प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया था, ठीक है। तो काजीरंगा और मानस भी उधरी है और ये सांस्कृतिक में शामिल होने वाला पहला है, ठीक है। ये 41वें नंबर का ना शांति निकेतन शामिल किया गया है जो कि पश्चिम बंगाल में है 2023 में। 42वें नंबर में होयसल मंदिर है। होयसल मंदिर कर्नाटक में है 2023 में। और 43वें नंबर का ना मोइदम है। अहोम राजवंश की समाधि प्रणाली है असम में 2024। श्रीनगर चौथे क्रम की विश्व शिल्प नगरी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा यह दर्जा प्रदान किया गया है। इस मान्यता से श्रीनगर के हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। श्रीनगर के हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे पूर्व भारत के 3 शहर मैसूर, जयपुर, मलप्पुरम को विश्व शिल्प नगरी की मान्यता प्रदान की जा चुकी है। मैसूर, जयपुर, मलप्पुरम को विश्व शिल्प नगरी की मान्यता प्रदान की जा चुकी है और श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। कोझिकोड केरल भारत का प्रथम यूनेस्को साहित्य का शहर यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड को बनाया गया है। केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य की समृद्ध परंपरा के आधार पर यूनेस्को द्वारा यह दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 6 इंडियन प्लेसेस एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये टेंटेटिव में ऐड किया है, अभी ऐड नहीं हुआ है, टेंटेटिव में ऐड हुआ है। यूनेस्को अस्थायी टेंटेटिव विश्व विरासत सूची मार्च 2024 में भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और वर्तमान में यूनेस्को की अस्थायी सूची में कुल 57 भारतीय स्थल सूचीबद्ध हो चुके हैं। तो देखो नवीनतम स्थल कौन सा है? ग्वालियर किला जो कि मध्य प्रदेश में है। ये राजपूत शासक मान सिंह तोमार द्वारा निर्मित है। खूनी भंडारा ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। 17वीं शताब्दी में निर्मित जल प्रबंधन प्रणाली है। चंबल घाटी जो है ना मध्य प्रदेश में है। रॉक कला स्थल है, प्राकृतिक चट्टानों पर निर्मित है चंबल घाटी। भोजेश्वर मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश 11वीं शताब्दी में परमार शासक द्वारा निर्मित शिव मंदिर है भोजेश्वर मंदिर। रामनगर मंडला जो है ना मध्य प्रदेश में है। ये गोंड राजवंश की राजधानी क्षेत्र में निर्मित स्मारक है। धामनार मंदसौर जो है ना मध्य प्रदेश में है और चट्टानों को काटकर 51 गुफाएं स्तूप चैत्य का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ है। भारत सरकार द्वारा मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंध 8 व मराठा भू क्षेत्र के 4 अन्य कुल 12 जिलों को न यूनेस्को की 2024-25 की विश्व विरासत सूची में नामांकन हेतु संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव भेजा गया है।
आगे बढ़ते हैं। वाराणसी। वाराणसी काशी में भारत के प्रथम हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय लिंग्विस्टिक म्यूजियम स्थापित होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय लिंग्विस्टिक म्यूजियम स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित संग्रहालय में विख्यात हिंदी विद्वानों की पांडुलिपि का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो वाराणसी काशी में भारत के प्रथम हिंदी साहित्य का भंडार साहित्य का भाषा संग्रहालय लिंग्विस्टिक म्यूजियम स्थापित होगा वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का शासन द्वारा स्थापित संग्रहालय में विख्यात हिंदी विद्वानों की पांडुलिपि का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।